ऐसा हो जाए कि उनको जवाब दिया जाए, 50 सर काट के दिए जाए, 25 सर काट के लाए, ये पत्रकारिता की भाषा नहीं है। ये भाषा एंकरों की है, ये भाषा भड़काने वाली है, ये जिम्मेवार लोगों की भाषा नहीं है। निश्चित रूप से तकलीफ दे बात है, लेकिन इसका जवाब और ऐसी भाषा पत्रकारों को या मीडिया को नहीं बोलनी चाहिए जो बोली जा रही है। बिल्कुल। तो बदलाव दोनों तरफ देखे जा रहे हैं, बात आजादी की भी की जा रही है, लेकिन मीडिया भी अपना जो रूप है वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। जैसे ओम सनी साहब कह रहे हैं कि जो अपेक्षा समाज करता है वो मीडिया में बदलाव देखा जा रहा है, जो मीडिया जो अपेक्षा करता है समाज से या दूसरे माध्यमों से, उनमें भी बदलाव आया है। चलिए अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रेस की आजादी वास्तव में कितनी आजादी मानते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, पिछले अगर एक दशक की बात करें तो जो इस तरह मीडिया का होना चाहिए था वो क्या भूमिका अदा कर पा रहा है, या फिर मीडिया की भी अपनी मजबूरी है कि कोई रास्ता दिखाई नहीं देता? देखिए योगेंद्र जी, ऐसी बात नहीं, आज भी भारत की मीडिया की क्रेडिबिलिटी है। ऐसा मैं नहीं सोचती कि कोई ये कह दे कि रैंकिंग, सही कह रहे थे सैनी साहब की रैंकिंग से आधार पर हो सकता है कि हम मापदंड इसके स्थापित करना चाहिए, लेकिन रैंकिंग एजेंसीज जितनी भी हो विदेशी रैंकिंग एजेंसीज है, और वो किन मापदंडों पर इस चीज को निर्धारित करती है एक अलग मुद्दा है। लेकिन भारत की मीडिया की क्रेडिबिलिटी आज भी है, और आज भी है। ये जब मैं कहती हूँ तो सीधा तात्पर्य कि जो दशकों पहले हुआ करती थी वैसी नहीं है। उसका कारण यह कि मीडिया हाउसेस का विस्तार होना और कमर्शलाइजेशन, और ना जाने जैसा इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी उससे इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो जब मीडिया, चाहे आप अपने चैनल्स की बात करें तो चैनल्स के सर्वाइवल के लिए भी राजस्व पर डिपेंड करना पड़ता है, और यदि स्टेट से उसकी उस पर डिपेंडेंस होती है तो फिर कुछ ना कुछ बायसेस 100% आते ही आते हैं उसमें। आपने कहा एक संवाद संस्था बनी थी और वो सारा घटनाक्रम राजस्थान में देखा भी है, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें कारण ये नहीं होता कि स्टेट ही उसको कंट्रोल करती है। कई बार जिस व्यक्ति को आप सपोर्ट करते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं सशंकित होगी और पारदर्शिता का उसमें फर्क आ जाता है, और व्यक्ति पर यह निर्भर करता है कि वो कितना और कैसे उस दायित्व को निभाता है। लेकिन मेरा मानना है कि मीडिया में, विशेषकर प्रिंट मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर अभी भी कोई बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि प्रिंट मीडिया को आज भी, जब लोग कहते हैं ना कि आज तो डिजिटल मीडिया आने वाला है और प्रिंट मीडिया तो बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा, तो ऐसे समय मैं उन पैरोकारों में से हूं जो ये मान करके चलता है कि प्रिंट मीडिया के अस्तित्व पर कभी भी खतरा नहीं आ सकता, क्योंकि उसको जो मानते हैं, जो उसको पढ़ते हैं, वो इस चीज के साथ सुबह समाचार पत्र को उठाते हैं कि जो चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो सचमुच में वास्तविक होगी, उस घटनाक्रम के लिए जवाबदेही होगी, और यदि कुछ गलत होता है तो उसका अगले दिन उसका स्पष्टीकरण भी आता है। इसमें दो तरह की मीडिया होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा। हम नहीं कहते कि उसकी क्रेडिबिलिटी पर कोई प्रश्न चिन्ह है, लेकिन वहां होड़ होती है एक दूसरे से आगे बढ़ने की, प्रतिस्पर्धा की, कौन सबसे पहले उस न्यूज को फ्लैश कर रहा है, ये सारी बातें होती है। और कई बार उस चीज में देखने को मिलता है कि वो वास्तविकता नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा मसाला डाल करके और उसको हाइप दिया जाता है। और आपको साधुवाद देती हूँ कि आपके चैनल ने कम से कम इस प्रतिस्पर्धा से अपने आप को पीछे रख के और विश्वसनीयता बनाई है, इस बात का आपको साधुवाद है, क्योंकि हम पूरे राजस्थान में घूमते, मैं खुद प्रवक्ता के रूप में भूमिका निभाती रही हूँ, और एक प्रवक्ता तो पत्रकार के समकक्ष हो जाता है यदि उसे 5-6 साल का अनुभव हो। तो पत्रकारिता एक बहुत, कह सकते तलवार के धार पर चलने वाली चीज है, क्योंकि आपने देखा अभी 2 प्रमुख समाचार पत्रों के मीडिया कर्मियों के साथ जोधपुर में केस सामने आए कि सब उनको ब्राइबरी में इन्वॉल्व करके पुलिस ने उस चीज को इन्वेस्टिगेट किया। तो ये सारी चीजें व्यक्तिगत रूप पर हो सकती है, लेकिन पूरे मीडिया पे किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाया जाना, मैं समझती हूँ उसके साथ एक तरह से, उसके साथ और साथ ही साथ देश की जनता के साथ अन्याय होगा, जो मीडिया के आधार पर अब निरंकुश होती व्यवस्थाओं के खिलाफ अपनी आवाज को उठता हुआ महसूस करती है। और कई बार देखने को मिला है कि न्याय भी जनता को मीडिया ने दिलवाया, और कई ऐसे प्रकरण होते हैं जिनको उठाकर के मीडिया ने, जिनको सुप्त अवस्था में डालने का व्यवस्थाएं प्रयास करती है, उसको जीवित रख के लोगों को वर्षों बाद न्याय दिलाने की प्रक्रिया को भी अंजाम दिया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया की निष्पक्षता, उसकी पारदर्शिता और उसकी स्वतंत्रता को हर हाल में लोकतांत्रिक देशों में तो कम से कम अक्षुण्ण रखने का प्रयास सबको करना चाहिए। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। लक्ष्मीकांत जी, ये विषय बहस करनी है, लेकिन एक चर्चा क्योंकि हर माध्यम की होती है तो मीडिया की भी होनी चाहिए। अर्चना जी ने सही कहा, मैं सहमत हूं इस बात की। कई जगह मैंने भी देखा है कि कई बार हम पेपर्स पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, पॉलिटिशियंस अक्सर ये बात भी कहते हैं कि भारत के मीडिया को आप देखिए कि अगर कहीं पे कोई रेप केस होता है या कहीं पे कोई करप्शन के कोई चार्जेस किस पे लगते हैं तो फ्रंट पेज पे देते हैं, जबकि विदेशों में अंदर के पेज पे होती है। तो इस मायने में तो मुझे लगता है कि अपना अपना नजरिया है कि भूमिका काफी अच्छी होती है। जब पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों, आपको क्यों लगता है कि फ्रंट पे नहीं आनी चाहिए खबरें, किससे इन्वेस्टमेंट और जो लोग आते हैं उस एटमॉस्फेयर पे ऐसा लगता है कि यहाँ तो करप्शन और इस तरह के क्राइम के अलावा कोई दूसरी चीजें ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें
मात्र इसी वजह से दी जाती हों कि सरकार को कुछ नुकसान होता हो। हर आदमी चाहता है कि देश में इन्वेस्टमेंट भी आना चाहिए, देश की इज्जत भी बनी रहनी चाहिए, लेकिन एक स्पेस जो दिया जाता है, कुछ लोगों ने कहा भी है कि अब जैसे अर्चना जी ने भी कहा कि बिल्कुल आज भी हम मान के चलते हैं कि देश में मीडिया अपनी भूमिका काफी हद तक एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन में निभा रहा है। ये जो एजेंसी है उनकी अपनी एक रिपोर्ट हो सकती है कि 180 देशों में से 136वें पायदान पे हमें रखा है, 122वें पे भी हम गए और 140 पे भी आए। 2010 में 122 और 2014 में 140 पे गए। खैर, मैं आपसे जानना यह चाहूंगा कि दो तरह की टिप्पणियां सामने आ रही हैं। ये तो बहुत सारे लोगों ने, किसी ने बधाई दी है, किसी ने साधुवाद कहा है, किसी ने सलाम किया है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है, और दूसरी तरफ काटजू ने कहा है कि ये महज एक छलावा है, कि प्रेस की आजादी बची ही नहीं है। देखिए, काटजू साहब का स्टेटमेंट क्या है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन जहां तक देश और जहां तक मैं शायद राजनीतिक दलों के नाते भी आज अर्चना जी इस बात सहमत हूं, भारत में जिस प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और इस प्रेस की ने देश की आजादी में जो योगदान निभाया है, उसके बाद आजादी के बाद लगातार जिस प्रकार से प्रेस ने अलग अलग मुद्दे उठाए हैं, और प्रेस के माध्यम से खासतौर से अर्चना जी की बात से फिर टिप्पणी कर रहा हूं, सहमति व्यक्त करता हूं कि प्रिंट मीडिया ने जिस प्रकार से इस देश में वस्तु स्थिति को सामने रखा है और वस्तु रखा, उसकी विश्वसनीयता पर कभी प्रश्नवाचक खड़ा नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से भारत की प्रेस को साधुवाद है। भारत की प्रेस ने जो मुद्दे उठाए, कभी भी उठाए हों, वे कभी निर्भीकता के साथ उठाए, और मुझे लगता है कि देश में आजादी के बाद एक आध एपिसोड को छोड़ दें तो कभी प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात हुआ। जहां तक राजस्व वाली बात है, कभी कभी हो सकता है कि मुद्दों पर किसी सरकारों से असहमति और कुछ कारणों से घटना राजस्व की विषय, लेकिन राजस्व के बाद भी हिंदुस्तान की प्रेस कभी झुकी नहीं, कभी डरी नहीं। इसलिए मैं कह सकता हूं, न राजनीतिक दलों के सामने प्रेस झुकी है, न अन्य व्यक्तियों के सामने प्रेस झुकी है, और न आतंकवाद के सामने प्रेस झुकी है, न भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रेस झुकी है। इस प्रेस ने हमेशा भारत की जनता का मनोबल ऊपर उठाया। इस प्रेस ने बड़ी सच्चाई के साथ, निर्भीकता के साथ इस देश की बात को, इस देश के आवाम की बात को रखा है। मैं तो कई बार जब ये चर्चा, आपने जब चर्चा की कि बलात्कार की घटना फ्रंट पेज पर आती है, निश्चित रूप से मैं इसके इत्तेफाक रखता हूं कि नकारात्मक खबरों को भी स्थान महत्वपूर्णता के साथ फ्रंट पेज पर मिलना चाहिए, लगना चाहिए हमारी सरकारों को कि यहां पर हम गलत काम कर रहे हैं। निंदक नहीं राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी पर निर्मल करे सुबह। ऐसी प्रेस जब हमको मिली हुई है तो निश्चित रूप से मान के चलिए, मैं राजनीतिक बात यहां नहीं करना चाहता था, लेकिन जबार पर आती है कभी की इस जो देश की दूसरी स्वतंत्रता है, मैं फिर कहता हूं, मैं अर्चना जी इसको अन्यथा नहीं ले, आपातकाल के बाद जो आपातकाल लगा और प्रेस पे स्वतंत्रता पर प्रश्नवाचक खड़ा हुआ, प्रेस पर जिस प्रकार कुठाराघात हुआ, और जहां बिल्कुल प्रेस की स्वतंत्रता को एक बार रोक दिया गया था, वह काल को छोड़ दें आप, तो इस देश में कभी भी ऐसा नहीं हो कि प्रेस की स्वतंत्रता को पक्षपात हुआ। आपातकाल के समय जरूर इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी और देश में सब कुछ पूछा जाता था, तो वो एक घटना, एक दशक बोल सकते हैं आप उसको, कि वो 70 का दशक था, उसके बीच में कुछ प्रेस की स्वतंत्रता पर कभी कभी कुठाराघात हुआ, लेकिन उसके बाद, उसके पहले मुझे लगता है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक इस देश की प्रेस पर किसी ने प्रश्नवाची उठा, खासतौर पर प्रिंट मीडिया पर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रतिस्पर्धा के बाद बिल्कुल स्वाभाविक रूप से चलती है, कभी कई सारी घटना को तोड़-मोड़ को प्रस्तुत हो जाता है, ये प्रतिस्पर्धा का कारण होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स इससे बचे हुए हैं, और अधिकांश, बहुत सारे का मतलब अधिकांश बचे हुए, एक आध को छोड़ देता हूं। आपका जन टीवी को साधुवाद देता हूं कि आपने सदैव जनता की भावनाओं रखा, जनता की भावना कभी भी इस प्रतिस्पर्धा में जुड़ने का प्रयास नहीं किया। मुझे ध्यान है, घटनाक्रम आपका इंगित करता हूं, जब जयपुर में एक रेप केस की घटना हुई थी, सारे मीडिया चैनल्स ने बड़ी तेजी के साथ उसको दिखाया, अभी कुछ समय पहले घटना ने, आपने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर खड़ा किया कि इस घटना की पूर्ण तथ्यता की जांच के बाद ही आपने उसके प्रस्तुत करने का प्रयास किया, इसलिए आप साधुवाद के पात्र हैं। तो निश्चित रूप से ओम जी, मेरा एक सवाल है कि अभी बात कही पारिक साहब ने कि निंदक नियरे राखिए, दो बातें हैं यहाँ पे कि वास्तव में निंदक तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन निंदक की जो निंदा है वो सहन शक्ति खासकर हमारे हुक्मरानों में या राजनीतिक दलों में वास्तव में वो सहन शक्ति है। और दूसरा, मीडिया भी कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कई बार एक लिमिट जो है जिस उस दायरे के बाहर जा रहे हैं? देखिए, एक चीज नोट कर रहे हैं कि जब से मीडिया यानी कि ये हाउसेज इंडस्ट्री बने हैं, तब से इसमें जो एडिटोरियल और एडिटर की जो पोजीशन थी वो बहुत अलग हो गई है। जो पूरे अखबार की समझ को नियंत्रित करता था और उसके माध्यम से वो कंप्रोमाइजिंग नहीं होता था, इसलिए अखबार संपादकों के नाम से जाने जाते थे। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया श्यामलाल जी के नाम से जाना जाता था, इंडियन एक्सप्रेस फ्रैंक मॉरिस के नाम से जाना जाता था,
राजेंद्र माथुर के नाम से नवा टाइम जाना जाता था। ये सारे नाम हैं जो अपने आप में एक ऑनेस्टी के सिंबल थे और जिनको दबाना बहुत मुश्किल था और मालिक लोग उनके सम्मान का सिलसिला करते थे। कालांतर में ये चीजें बदली है कि आप लोग बड़े भद्र हैं, आप लोग नहीं देख रहे, लेकिन हम देख रहे हैं किस तरीके से एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन खत्म हुआ है। उस एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन के खत्म होने से हमारा जब आप दोषी देते हैं कि मीडिया बेईमानी कर रहा है, पत्रकार नहीं कर रहा है, पत्रकार तो नौकर है, हमारा वर्किंग जर्नलिस्ट है, उसका स्थिति बहुत बदल गई है, अनुबंधों पे काम कर रहा है, बहुत सारी तकलीफें आ गई है। जन टीवी की बात आपने की, मैं कह रहा हूं कि यस, ये अपवाद स्वरूप है, या कैसे ऐसे कुछ चैनल, ऐसे कुछ अखबार अपवादों के रूप में आ रहे हैं। चिंता हमें इस बात की है कि हमें फिर से वैसे इंस्टीट्यूशन कायम करने चाहिए। ये दोनों लोगों की बातें मैं इसीलिए कह रहा था कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो बात भी अर्थपूर्ण हो सकती है और साथ साथ में काटजू बोल रहे हैं वो बात भी अर्थपूर्ण है। दोनों में से जो निकलता है वो ये है कि इसकी स्वतंत्रता को बरकरार करने के लिए पत्रकारों को, मीडिया इंस्टीट्यूशंस को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। वो स्वतंत्रता अनार्की वाली ना हो, वो स्वतंत्रता पक्षपात करने वाली ना हो, वो स्वतंत्रता तटस्थ भाव से भारत के संविधान की रक्षा करने वाली हो, जो किसी तरीके से नागरिकों के अधिकारों की और इंस्टीट्यूशंस की रक्षा कर सके। एक बात मैं जानना चाहूंगा ओम जी यहाँ पे कि देखिए रेस्पेक्ट सब करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और ज्यादातर लोग हैं अपनी भूमिका अदा करते हैं। यही वजह है कि मीडिया की अपनी एक रेपुटेशन है जो बची हुई है। समय के साथ हर चीज में बदलाव आता है, नैतिकता भी बदलती है, समय भी बदलता है, सारी चीजें बदलती हैं। लेकिन यहाँ कई बार हमें ऐसा तो नहीं लगता है कि मीडिया की विश्वसनीयता पे सवाल इस नाते खड़े होने लगे हों कि जमाना बदल रहा है, हम लोग भी बदले हैं, कहीं किसी की पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है या फिर कौन क्या कर रहा है, खबर का स्वरूप वो जरूर नहीं कि वो सब कुछ हो, सरकार क्या कर रही है, क्या पार्टी क्या कर रही है, उससे वो ज्यादा बेहतर होता है बजाय ये कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति क्या कर रहा है। देखिए ये तो अपने आप में पूर्ण रूप से ही चीजें देखी जाती है कि व्यक्ति कौन है, किस दल को रिप्रेजेंट करता है, किस विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो करता है तो उसके बाद में उसकी अच्छे कर्तव्य से उस दल को, उस विचारधारा को सम्मान मिलता है, उसके बुरे कर्तव्य से उसके दल को और उस विचारधारा का अपमान होता है। ये सब तो है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि इनको नियंत्रित करने के लिए एडिटोरियल इंस्टीट्यूशन अपने आप में वो डैमेज हो गया। मेरा कहना यह है, अगर वो डैमेज नहीं होता, क्योंकि सब कुछ पहले खबर किसने लिखी है बायलाइन से पता लग जाता है, उसने लिखे तो ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं हो सकता। एडिटर कौन है इसके बाद में कोई डाउट ही नहीं हो सकता। हो ये रहा है कि एडिटर संस्था खत्म हो गई। आज की तारीख में जिस तरीके से प्रिंट मीडिया में हो रहा है, एडिटर के बारे में नहीं जानते, ये जानते अखबार के बारे में जानते हैं और वो अपने आप में उन इंस्टीट्यूशंस को सही फरमा रहे हैं। पहले एडिटोरियल को लोग आधार बनाते थे और समझ में बैठती थी कि वास्तव में इसका निचोड़ क्या है। अर्चना जी, कई बार प्रेस को भी राजनीतिक मुद्दा बनाया जाता है। ये कहा जाता है कि प्रेस की आजादी छीन ली गई है, प्रेस को बिल्कुल निर्भीकता से काम नहीं करने दिया जाता है, प्रेस को डराया जाता है। कई बार इस तरह की बातें आती हैं। जब आप लोग अपोजिशन में होते हैं तो भी आप लोगों ने भी कई बार कहा, ये लोग अपोजिशन में होते हैं तो भी, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा भी कई बार प्रेस को बनाया गया। देखिए, अभी रिसेंटली तो एनडीटीवी वाला मामला सामने आया था कि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान ने कोई रिपोर्टिंग की थी जिसको लेकर के ब्लैकआउट करने की बात हुई थी और बाद में कॉम्प्रोमाइज भी हुआ गवर्नमेंट के स्तर पर। मंत्री ने, जो केंद्रीय मंत्रियों ने हस्तक्षेप भी किया। तो कई बार होता है कि पार्टी बन जाता है मीडिया भी, लेकिन एक बात जरूर है कि लोकतांत्रिक देश है तो ऐसे में बहुत समय तक ऐसी दमनकारी सोच नहीं चल सकती। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जो स्टेट है वो कंट्रोल करती है मीडिया को, तो स्टेट कंट्रोल मीडिया जो होता है जैसे प्रसार भारती है, उसको अगर आप देखें तो उसके मामले में मैं खुद जब अब आज विपक्ष में, तो मैं खुद महसूस करती हूँ कि प्रसार भारती की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। क्योंकि प्रसार भारती के अधीन काम करने वाला जो चैनल है उसने ये एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया है कि विपक्ष की रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। और ये मैं सिर्फ इससे नहीं कहती विपक्ष में हूं इसलिए बोल रही हूँ, इस चीज को पूरा देश महसूस करता है। जहां पहले दूरदर्शन को लोग ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी अप्रोच दूरदर्शन की है, लेकिन वहां जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं आजकल हमें कांग्रेस के मंतव्य की जानकारी नहीं मिल रही। तो ये कुछ महसूस होता है कि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि प्रेस की निष्पक्षता होनी चाहिए, लेकिन स्टेट कंट्रोल मीडिया पर अगर इस तरह का कंट्रोल हो तो फर्क पड़ता है। दूसरी बात, प्रिंट मीडिया को लेकर अगर हम बात करें तो इसमें भी दो तरीके की बातें हैं। कुछ एस्टैब्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, एडिटोरियल बोर्ड की तो आप जो बात करें उसकी तो मैं भी मानती हूँ इस चीज को, क्योंकि हम लोग जब इस जनरेशन में आए, जब से हम लोगों ने समाचार पत्रों की महत्व को समझने लगे हम लोग, तो हम भी महसूस करते हैं कि इस चीज में बहुत कमी आई कि एक
जो उसको परिष्कृत करने का जो श्रम होता था उसमें कमी देखने को मिली। आपने कहा कि वो तो जर्नलिस्ट हैं और पेड जर्नलिस्ट हैं, सर्वेंट्स हैं वो उस पूरे मीडिया हाउस के, तो वो हो सकता है कि प्रोफेशनलिज्म के आधार पर काम करते हो। लेकिन मैं सैनी साहब से एक चीज और कहना चाहूंगी, उनको बहुत बड़ा अनुभव है मीडिया में। व्यक्ति मीडिया में जाता है एज ए जर्नलिस्ट तो उसकी विचारधारा तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति की होती है, किसी भी क्षेत्र में जाए। लेकिन मीडिया में जाने वाले जर्नलिस्ट के साथ समस्या ये होती है कि अगर वो अपनी विचारधारा के अनुरूप खबर को ढालना चाहता है तो वो एडिटोरियल बोर्ड उसको स्वीकार नहीं करता। और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि समाचार पत्र इतने हो गए कि हर समाचार पत्र की एक ट्रैक होता है जिस पर ही वो चलना चाहता है। तो ऐसे में जो खबर एक समाचार पत्र में प्राथमिकता के साथ फ्रंट पेज पर होती है, दूसरे समाचार पत्र में हो सकता है तीसरे चौथे पेज पर हो। तो उसको पढ़ने वाले जो व्यूअर, जो हमारे कह सकते हैं जो क्या कहते हैं पाठकों के लिए बड़ी दुविधा हो जाती है कि जिस खबर को उसने फ्रंट पेज पे एक समाचार पत्र में पढ़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ, वही खबर दूसरे समाचार पत्र में दूसरे एंगल से प्रस्तुत की जाए तो सच्चाई इसमें क्या है। तो वो एक विडंबना जरूर अभी प्रस्तुत हो रही है। तो उस निष्पक्षता को वो एडिटोरियल जो एस्पेक्ट था वही कंट्रोल कर सकता था, उसमें शरण हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसका कारण है सर, क्योंकि यहां भी कंपटीशन आ गया, और कंपटीशन आ गया, खबरों का इतना ज्यादा कह सकते एक तरह से हजूम आता है शाम को कि वो पिक एंड चूज की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्चना जी, मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाहता हूं योगेंद्र जी आपके अनुमति से कि ऑब्जेक्टिविटी एक बुनियादी चीज हुआ करती थी पत्रकारों के पास में, उसका ह्रास हो रहा है, और उसको ह्रास करने वाले जितने भी तंत्र हैं वो अपने आप में। एक सवाल और यहाँ खड़ा हो रहा है कि जो रिपोर्ट को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट का जो है, हालांकि मुझे ऐसा महसूस होता नहीं है कि, लेकिन आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि प्रेस की स्वतंत्रता को मोदी के राष्ट्रवाद से खतरा है, ये इसमें बताया गया है। देखिए, कुल मिलाकर के देखिए जिस तरह का शासन इस वक्त इस मुल्क में है उसकी एक अपना सोच है। वो जिस तरह की चीजें परिभाषित कर रहा है, राष्ट्र को, राष्ट्रवाद को, लोगों की स्वतंत्रताओं को, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को जिस तरीके से प्रभावित करके उनको बदलने की चेष्टा कर रहा है, वो हमारी आदत में शुमार नहीं है। एक नया अनुभव है ये, और ये अनुभव हम अपनी तरीके से इसकी समीक्षा करते हैं कि ये हमारे संविधान के माफिक है, ये संविधान से परे जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग ये मानते हैं कि ये संविधान से परे जा रहा है, वो मोदी जी के उस बयान को जिसकी आप बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उसके खिलाफ में जाएंगे। लेकिन जो मोदी जी के इस ख्याल को मान रहे हैं, इस परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत स्वतंत्र है, बहुत बेहतर है। योगेंद्र जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह कि पूरे वैश्विक परिदृश्य में देखें तो अभी आपने देखा ट्रंप के 100 दिन हुए तो उन्होंने पूरे मीडिया को कहा कि फेलिंग रैंक में सबसे ऊपर आप हो। मीडिया का तिरस्कार करना, उनके साथ डिनर में शामिल न होना, परंपराओं को तोड़ना, ये भी एक प्रवृत्ति चल पड़ी है पूरे विश्व में। तो मुझे लगता है कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि हम अगर कुछ गलत बोलेंगे या कुछ ऐसा बोलेंगे जो छपने योग्य तो उसके माध्यम से भी छप जाए। अब मीडिया के साथ दुविधा ये है कि मीडिया को, राष्ट्रपति को तो छापना ही है, रिपोर्ट करना ही है, उनका क्या चाहे क्रिटिसिज्म के आधार पर करे। और जो आप कह रहे थे ना निंदक नेरे राखिए, तो शायद ट्रंप को ये सुहाता नहीं है। तो ये चीज जो रैंकिंग आ रही है उसका कारण ये कि अति प्रोटेक्शनिज्म, रीडिफाइनिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये सारी प्रवृत्ति पूरे राइट विंग स्विफ्ट जो हुआ वहां पर, उसके कारण पूरे विश्व में महसूस की जा रही। तो मीडिया को भी अपने आप में खतरा महसूस होता है कि यदि वो कुछ जाकर के आगे बढ़ के सरकार की किसी चीज को खोलना चाहता है तो खिलाफ आपसे सवाल लूंगा। एक आखिरी सवाल है, जो रिपोर्ट है उसका जैसे मैंने जिक्र किया अभी ओम सैनी साहब के सामने भी, कि मोदी जी के अति राष्ट्रवाद से मीडिया पे भी खतरा है। जी, कौन सा खतरा है, कैसा खतरा है, मुझे समझ से बाहर है। जब नवाचार होता है, कुछ नवाचार निश्चित रूप से राष्ट्र में बदलाव के साथ हुए हैं। लंबे समय से कांग्रेस की सरकार इस देश में शासन कर रही थी, उनके अब शासन करने का अपना एक तरीका था। बदलाव हुआ, कुछ नवाचार हुए, नवाचारों के कारण कुछ लोगों को तकलीफ अवश्य होती है। जिन लोगों को तकलीफ होती है वे लोग अभी समझ नहीं पाते और कुछ कहते हैं कि राष्ट्रवाद खतरा उत्पन्न हो गया। जहां तक मैं समझता हूं नवाचारों का कोई फायदा होने वाला है, निश्चित मान के चलिए हर व्यक्ति को इसका फायदा होगा, और जब नवाचारों का फायदा होगा तो हर व्यक्ति बोलेगा मोदी जी का राष्ट्रवाद सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है। इस भाषा के साथ हम सब शायद खड़े होंगे, पहली बात। दूसरी एक बात जो यहां पर उभर कर सामने आती है वो शायद हम सब लोग नहीं कह पाए। कभी कभी कुछ केसेस देखिए मीडिया ट्रायल शुरू होता है, ये मीडिया ट्रायल का जो आपने सब्जेक्ट शुरू हुआ है, इससे कई बार जो व्यक्ति दोषी नहीं है वह भी जनता के बीच में इतना दोषी हो जाता है कि वह जिसको कहेंगे किसी को मुंह दिखाने लायक स्थिति में कई बार नहीं होता मीडिया के, सिर्फ मीडिया कारण, और फिर न्यायालय से बरी हो जाता है। तब उसकी स्थिति को सामना करने की स्थिति होती है, मैं उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए कभी कभी मीडिया जो मैंने इन दिनों पिछले 5-7 सालों में किया है कि मीडिया न्यायालय की भूमिका कई बार निभाने लग जाता है।
ये गलत दृष्टिकोण मीडिया ने पिछले 2-3-5 वर्षों में अपनाया है। आर्टिकल लिखना शुरू करते हैं, एक केस को इतना हाईलाइट कर देते हैं कि जैसे बहुत बड़ा कोई कांड हो गया हो, जबकि होता कुछ नहीं है उसके अंदर। बहुत उसका जब तथ्यात्मक सामने कुछ आता है तो बिल्कुल निकल के जीरो आता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं और ये बात सही है कि विश्व प्रेस की आजादी की बात की जा रही है और आजादी एक जिम्मेदारी लेके आती है। जिम्मेदारी इस मायने में कि वास्तव में जिस मकसद के साथ में प्रेस की भूमिका और प्रेस का गठन किया गया था या प्रेस अस्तित्व में आई थी, साफ बात थी कि आईने में हम कैसे दिखते हैं। आपकी भूमिका वो ये है कि समाज में क्या चल रहा है, समाज कैसा दिख रहा है, और सामने वाले को अगर लगता है कि इसमें कुछ बदलाव की गुंजाइश और बदलाव होना चाहिए तभी वो संभव है। आजादी, जैसे मैंने कहा कि जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का बेजा फायदा भी नहीं उठाना चाहिए और जरूरत इस बात की भी है कि वास्तव में प्रेस की आजादी की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वाकई उन कंधों को भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस एजेंडे पे हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और बात करेंगे कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी कुमार विश्वास को जिम्मा दिया है, क्या वास्तव में आम आदमी पार्टी यहां अपना विस्तार कर पाएगी? एक छोटे से ब्रेक के बाद।